डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल बेटा डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक उसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग को बोला गया था, आपको बताया था कि आज डिस्कस किया जाएगा बेटा कार्नाट साइकिल, यानी हीट इंजन जो होती है, मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन इसे कह लेते हैं। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इस पे क्वेश्चन कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें आज आपको डिस्कस करनी थी बेटा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको कराने थे। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कार्नाट साइकिल को, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे, जो है इस पे क्वेश्चंस वगैरह जो रहेंगे उनको किया जाएगा। ठीक है, तो आज से टॉपिक आपका होगा बेटा कार्नाट साइकिल। ठीक है, या उसी को। ठीक है, कार्नाट साइकिल में देखो क्या होता है, बोला जाता है इट इज द मोस्ट इफिशिएंट, कार्नाट हीट इंजन जो होता है इट इज द मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन। मतलब इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जितने भी हीट इंजन डिफरेंट टाइप के हम डिजाइन करते हैं उसमें कार्नाट हीट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बेटा लॉसेस जो हमारे होते हैं उसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में दूसरी चीज़ें होती है जो हमारी इंट्रॉपी होती है। देखो, जब भी कोई फिजिकल प्रोसेस आपका होता है तो उसमें हमेशा इंट्रॉपी में इंक्रीजमेंट होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, बट कार्नाट हीट इंजन में एज्यूम किया जाता है कि इंट्रॉपी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, बट यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि जो हमारी इंट्रॉपी होगी वो रिमेन्स हमारी क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक, तो जो कार्नाट साइकिल आपकी है, जो हमारी क्या है कार्नाट साइकिल है, इसमें चार हमारा पार्ट होता है, चार पार्ट में कंप्लीट होती है। ठीक है, एक हो जाएगा पहले हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक, फिर हमारा बेटा एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और लास्ट में हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। मतलब दो आपका आइसोथर्मल होता है और दो स्टेप हमारा जो होता है वो एडियाबेटिक होता है। आइसोथर्मल हमने कल ही डिस्कस किया था बेटा। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो रिमेन्स हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसे हम टर्म दे लेते हैं बेटा आइसोथर्मल। ठीक, एडियाबेटिक कंडीशन में नेट हीट एक्सचेंज की जो वैल्यू होगी सिस्टम सराउंडिंग के बीच में वो आपका जीरो होता है, तो उसे हम लोग टर्म देते हैं बेटा एडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दो टाइप के हमारा दो पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन सॉरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक, तो ये चार पार्ट मिलकर पूरी साइकिल हमारी कंप्लीट होती है बेटा। डायग्रामेटिकली जो हम लोग दिखाते हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं। ये हम लोग ले लेते हैं बेटा यहाँ पे, एक सेकंड रीसेट कर दे दीजिए। ठीक है, एक एक्सेस प्रेशर ले लेते, दूसरे एक्सेस पे हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, प्रेशर, और ये एक्सेस जो हमारा है ये वॉल्यूम एक्सेस। एक प्रेशर एक्सेस है, दूसरा वॉल्यूम एक्सेस है। पहले हमारा क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। हम लोग ने बार पीछे ही डिस्कस किया था बेटा कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वहां पे कहें एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो, उसके स्लोप की वैल्यू ठीक है ज्यादा होती है क्या किसके, आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में। और रिलेशन आपका था स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक का अपॉन स्लोप ऑफ द के आइसोथर्मल, कम रेशियो आपका आता था गामा के बराबर। ठीक, और गामा की वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1 होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के लिए जब निकालेंगे तो सभी के लिए फिलहाल मोर देन क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे दिखाते हैं बेटा दो स्टेप हमारा आइसोथर्मल होता है, दो स्टेप हमारा क्या हो जाता है, एडियाबेटिक हो जाता है। ठीक है, दो स्टेप आपका आइसोथर्मल है, दो स्टेप हमारा क्या होता है बेटा, एडियाबेटिक होता है। तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं। बेटा दो स्टेप आइसोथर्मल हो जाता है, दो स्टेप हमारा क्या होता है, एडियाबेटिक होता है। कैसे करेंगे इसको देख लेंगे हम लोग। देखो दिस इज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इधर जाएंगे बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो और जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक, फिर हम लोग ले लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक, देखो बेटा ए से जब हम लोग जाते हैं बी की तरफ, ए टू बी जाते मूव करते हैं, तो ये कंडीशन होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। बी से जब सी जाते हैं तो ये कहलाता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सी से जब डी की तरफ जाते हैं तो ये होते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, और डी से जब ए की तरफ जाते हैं तो ये होता है हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन। 4 स्टेप में आपका पूरा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मान लो पहले स्टेप में जो आपका है ए पॉइंट पे आपका प्रेशर और वॉल्यूम P1 B1 ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ले लिया बेटा P1
B1। बी पॉइंट पे आपका जो मिल रहा है यहाँ पे हो गया बेटा P2 B2। सी पॉइंट पे हमने ले लिया P3 B3 और डी पॉइंट पे ले लिया बेटा P4 B4। ठीक है, P4 क्या हो गया, B4 हो गया। तो ये कंडीशन आपका हो रहा है यहाँ पे। इसे कहते हैं ए से बी जो है ये आइसोथर्मल हमारा कहलाता है बेटा एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल क्या कहलाएगा बेटा, एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ये जो होगा इसे कहेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक, ये जो होता है इसे कहते हैं बेटा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब कंप्रेस हो रहा है, घट रहा है। ठीक, ये कहलाएगा बेटा एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। ठीक है, ये पूरा हमारा बेटा 4 स्टेप में हो रहा है। ठीक, यहाँ पे लेते हैं क्या है, अगर सपोज दैट ए से बी जब होता है यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कांस्टेंट ली जाती है। इस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर T1 है और सी से डी में टेम्परेचर T2 है, क्योंकि ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जब आइसोथर्मल होगा तो पहला जो पार्ट है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन वो T1 पे हो रहा है और आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है वो T2 टेम्परेचर पे हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जब आपका ए से बी जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब बाहर से हीट बेटा सप्लाई देनी पड़ेगी सिस्टम को। तो इस कंडीशन में हीट सप्लाई जो होती है वो सिस्टम को देनी पड़ती है। यहाँ से आने वाली हीट सपोज दैट आपका Q1 है और जब ये कंप्रेशन होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो हीट की वैल्यू आपकी Q2 है। एक Q1 है और दूसरा हमारा क्या है बेटा, Q2 है। ठीक, तो यहाँ से दिखा देते हैं कब आपका एक्सपेंशन होगा, कब आपका कंप्रेशन होगा, क्या होगा, चीज़ें हमारी रिप्रेजेंटेड हो जाती है बेटा। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगा, देखो जो वागडन आपका होगा, क्या होगा, जो वागडन की वैल्यू होगी, क्योंकि Q1 हीट सप्लाई दे रहे हैं, Q2 आपको सिंक, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि हीट इंजन में सोर्स से हीट देते थे और सिंक को हमारा जो ट्रांसफर होता था उन दोनों का डिफरेंस जो होता था वो वागडन के बराबर होता था। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वागडन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो वागडन की वैल्यू आएगी वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। Q1 माइनस किसके बराबर हो जाता है, Q2 के आपका बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में, और जो आपने हीट सप्लाई दिया है वो Q1 ऑलरेडी है ही है, तो जब इफिशियंसी हम लोग निकालते हैं बेटा, इफिशियंसी निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2, यानी W बाई Q1 के बराबर होगा। तो Q1 माइनस Q2 अपान Q1 के आपका बराबर हो जाता है। टेम्परेचर के टर्म में जब लेंगे, ऊपर आपका टेम्परेचर जो है वो T1 है, दूसरा नीचे टेम्परेचर आपका T2 है, तो ये हो जाएगा बेटा T1 माइनस T2 अपान T1। ठीक है, परसेंटाइल में लेंगे तो इंटू 100 आप कर लेते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी, जैसे हम लोग हीट इंजन की बात किया था, वैसे ही आपकी एफिशिएंसी यहाँ भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा। उसी तरह से यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेशन आपका हो जाता है यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कहते हैं हम लोग कार्नाट साइकिल कॉन्सिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। ठीक है, एक लाइन लिख लेते हैं, कार्नाट साइकिल कॉन्सिस्ट ऑफ 4 स्टेप। ठीक है, कार्नाट साइकिल जो हमारा है ये 4 स्टेप आपका कंसिस्ट करता है, कॉन्सिस्ट ऑफ 4 स्टेप। ठीक है, पहला हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये है ए टू बी। जो प्रोसेस हमारा दिखाया जा रहा है ए से बी बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये आपका है बेटा B2C। जो आपका यहाँ पे पीवी डायग्राम हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे B2C जो है वो हमारा एडियाबेटिक क्या हो गया, एक्सपेंशन की वैल्यू हो गई। ठीक है, किसकी वैल्यू हो गई, एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो आपका हो रहा है। ठीक है, दिखता है बेटा ना, एक सेकंड थोड़ा सा चीजें कट रही हैं।
तो एडियाबेटिक जो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन की वैल्यू हो गई वो B2C हो गया, ठीक है। B2C इज द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक। देखो थर्ड आपका हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसकी ये है C2D। सी से यहाँ से चल के डी तक ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, ठीक। और फिर हमारा डी से, फोर्थ पॉइंट आपका हो रहा है डी से लेके ए तक ये एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक। जो एडियाबेटिक कंप्रेशन है बेटा ये D2 हमारा ए है। तो ये पूरा आपका जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है बेटा। जो हमारा कार्नाट साइकिल है ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप आइसोथर्मल है, 2 स्टेप हमारा एडियाबेटिक है। आइसोथर्मल की कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, ठीक। हीट जो हो रहा है, जो हीट आपका होगा वो हमारा क्या हो रहा है, आइसोथर्मल जब एक्सपेंशन हुआ तो हीट वहां पे कंज्यूम हुआ, और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ तो हीट हमारा रिलीज हुआ। और 2 स्टेप तो बेटा एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में ना तो हीट क्या करता है, सिस्टम इंटर करता है, ना तो लीव करता है। तो ये 2 स्टेप हैं ऐसे हैं जहाँ पे नाइदर हीट इंटर टू द सिस्टम नॉट लीव टू द सिस्टम, लीव फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। और जब आपने आइसोथर्मल है तो एक स्टेप जब एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे हीट इंटर टू द सिस्टम, और जब कंप्रेशन होगा हीट लीव फ्रॉम द सिस्टम, ठीक। जो हीट इंटर कर रहा है बेटा आइसोथर्मल कंप्रेशन में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, वो आपका Q1 है। और जो हीट लीव कर रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में, वो Q2 है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि Q1 हीट इंटर कर रहा है, Q2 हीट लीव कर रहा है। जो हम लोगों ने हीट इंजन लिया था बेटा, वहां पे आपका Q1 जो होगा इंटर कर रहा है वो आपका काम करेगा एज ए सोर्स से आने वाला, और Q2 जो काम करेगा वो एज ए सिंक को ट्रांसफर होने वाला बेटा। तो पीछे हम लोगों ने इफिशियंसी पढ़ा था, इफिशियंसी इक्वल टू होता था क्या, ठीक है, इफिशियंसी की जो वैल्यू आपकी हो रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपकी कहाँ से है, Q2, यानी Q1 से Q2 की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। Q1 से कहाँ की तरफ हो रही है, Q2 की तरफ। तो उस केस में जो वर्क डन आपका होगा बेटा, ठीक है, वो W की वैल्यू Q1 डिफरेंस Q2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि Q1 इंटर किया था, Q2 लीव किया था बेटा सिस्टम से। अब दूसरी कंडीशन आपकी होगी बाई, जब एफिशिएंसी लिखेंगे तो W बाई Q1 के बराबर होगा, और W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। परसेंटेज एफिशिएंसी करेंगे तो इंटू आप 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये केस आपका होता है। और टेम्परेचर के टर्म मिलेंगे तो देखो टेम्परेचर जो आपका है, ठीक है, जब आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो उस केस में टेम्परेचर की वैल्यू T1 है, और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है उस केस में टेम्परेचर की वैल्यू आपकी T2 है। तो वो हो जाएगा बेटा T1 टेम्परेचर के टर्म में T1 माइनस T2 अपॉन T1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन is given by relation, जो कार्नोट इंजन होगा उसकी जो एफिशिएंसी होती है बेटा उसको हम रिलेट करते हैं, ठीक है, गिवन बाय रिलेशन। ईटा की जो वैल्यू होगी ये W बाई Q1 के आपका बराबर होगा। यहाँ पे Q1 हीट देखो इंटर कर रहा है सिस्टम से, Q2 हीट लीव कर रहा है फ्रॉम द सिस्टम, ठीक। तो ये आएगा बेटा Q1 माइनस Q2 अपान Q1 के हमारा बेटा बराबर हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपान Q1 के बराबर होगा, ठीक है। और इसी को इन टर्म ऑफ जब टेम्परेचर लेंगे, इन टर्म, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1 के बराबर हो गया। इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर लेंगे तो एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारा 1 माइनस या T2 बाई T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 अपान T1 हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी 1 माइनस T2 अपान T1 के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस T2 अपान क्या हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लेते हैं, ठीक है, ईटा इक्वल टू W बाई Q1 इक्वल टू हो गया 1 माइनस Q2 बाई Q1, यही इक्वल टू हो गया 1 माइनस T2 बाई क्या, T1 के बराबर हो गया, ठीक। तो ये तो आपका यहाँ से हम डिफाइन कर लेते बेटा, इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, क्या होगा उसके बेस पे निकाल लेते हैं। दूसरी कंडीशन बेटा जब हम लोग ग्राफ के बेस पे देखते हैं तो हमारा हो गया कैसे करेंगे, ये वैल्यू हमारी मिल जाती है। दूसरी चीज आपकी होती है जब वर्क डन की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना होता है, वर्क डन का वैल्यू दूसरा तरीका हमारा होता है, हम लोगों ने कहा था बेटा पीवी ग्राफ के बीच में जो एरिया कवर्ड होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। अगर उसके बेस पे हम लोग निकालते हैं तो जो वर्क डन आपका होगा यहाँ पे, ठीक है,
वो एरिया कवर्ड बिटवीन क्या, पीवी ग्राफ होता है। और पीवी ग्राफ के बीच यहाँ देखो नेट एरिया जो कवर्ड हमारा हो रहा है वो हो रहा है ABCD। जो हमारा कंडीशन क्या बन रहा है, ABCD के बीच में आपका क्या एरिया कवर्ड होगा वो आपका वर्क डन के क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, वो वैल्यू हमारी जो होगी वो वर्क डन के क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेट कर लेते हैं कि आपका वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और एरिया कवर्ड की जो वैल्यू आपकी है कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ऐसे हम डायग्राम से दिखा दे रहे हैं बेटा। ये एरिया है ABCD, नेट एरिया कवर्ड इतना हो रहा है। ठीक है, नेट एरिया जो कवर्ड हो रहा है इस ग्राफ के बीच में ABCD के बीच ये एरिया कवर्ड होगा। तो अगर कहीं पूछा जाए बेटा अगर ग्राफिकली, जैसे एक तो हमारे पास है जो हीट सप्लाई दी गई है और जो हीट सिस्टम से लीव कर रहा है, उन दोनों के बेस पे आपने निकाल लिया। दूसरा तरीका आपका है अगर वर्क डन की वैल्यू हमें इसके बेस पे निकालना है, एरिया के बेस पे, तो वो आपका एरिया वर्क डन इन द क्या साइकिल, वर्क डन की जो वैल्यू होगी पूरी साइकिल में उसकी जो वैल्यू हमारी आएगी वो एरिया कवर्ड बिटवीन किसके, जो एरिया कवर्ड आपका हो रहा है पीवी ग्राफ के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल is equal to area covered between, area covered between ABCD, बिटवीन क्या हो जाएगा बेटा, ABCD के बीच जो एरिया कवर्ड है उसके हमारा बेटा बराबर हो जाता है। एरिया कवर्ड बिटवीन क्या हो जाएगा आपका ABCD, तो ABCD के बीच जो एरिया कवर्ड होगा उसके आपका इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, ये रिप्रेजेंटेशन बेटा आपका हो जाता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा यहाँ से हो जाता है कि कैसे हम वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना होगा, वो चीज़ें हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है इतना, और एफिशिएंसी ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि कार्नाट साइकिल में ये कंसीडर किया जाता है बेटा कि जो आपकी एंट्रोपी चेंज होती है, एक पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं, इन कार्नाट साइकिल एंट्रोपी चेंज विल बी कंसीडर एज एंट्रोपी चेंज विल बी 0। और जब एंट्रोपी चेंज नहीं होगा तो इफिशियंसी बेटा 100% हो जाती है, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस होगा नहीं। और जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तो इफिशियंसी जो सिस्टम की होगी, ठीक है, या जो हमारी साइकिल है इंजन है उसकी इफिशियंसी 100% हो जाती है। बट प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि किसी भी हीट इंजन या किसी भी इंजन की जो इफिशियंसी हो 100% हो। रीजन क्या होता है, जब भी आपका कोई भी, ठीक है, प्रोसेस होता है तो हमेशा उस सिस्टम की इंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज करती है। कोई भी सिस्टम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके जो इंट्रोपी की वैल्यू होती है वो ऑलवेज आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, उस कंडीशन में जो इंट्रोपी सिस्टम की होगी वो ऑलवेज क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करती है बेटा। तो इसके बेस पर हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहां से रिप्रेजेंटेशन बेटा हो जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इन कार्नाट heat engine it is considered that ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम remains constant that is change in entropy will be 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो चेंज इन एंट्रोपी होगी उसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू जो होती है बेटा वो हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, बट practically no any system can be, या नो एनी इंजन कैन बी, जो भी कह लो, कैन बी डिजाइन, ठीक है, इन विच, ऐसे कर लो, नो एनी सिस्टम कैन बी पॉसिबल in which entropy remains
रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, बट इट विल बी increases during the process। इंट्रोपी, कोई भी प्रोसेस अगर आपका कंटिन्यू है बेटा तो हमेशा इंट्रोपी की वैल्यू उसमें इंक्रीज करती है। जो इंट्रोपी सिस्टम की होती है वो ऑलवेज हमारा क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। कभी भी इंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो आपका कांस्टेंट नहीं होता है। तो जैसे जैसे प्रोसेस आकर करेगा वैसे वैसे इंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो आपकी इंक्रीज करती जाती है। इंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। तो इसके बेस पे हम लोग दिखा देते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो इसी को टर्म देते हैं बेटा कार्नाट साइकिल। क्या बोलते हैं इसे, कार्नाट साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका हो गया बेटा कार्नाट साइकिल का क्या होगा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बार आप देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर बताइए। एक बार पूरा आप देख लो, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए फिर। हो गया बेटा, ये तो कंडीशन आपकी हो गई बेटा कार्नाट हीट इंजन क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। और मोस्ट एफिशिएंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंसीडर किया जाता है बेटा कि जो हमारी इंट्रोपी होती है वो चेंज नहीं होगी। और जब इंट्रोपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो उस केस में ऑलरेडी हमारी इंट्रोपी अगर नहीं चेंज हो रही है दैट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब एनर्जी हमारी लॉस नहीं होगी, एनर्जी हमारी कंजर्व होगी, तो उस कंडीशन में एफिशिएंसी की वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं वो मैक्सिमम होता है, ठीक। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कार्नाट हीट इंजन पे, ठीक है, फिर आगे उसके बाद डिस्कस करते हैं। कितना समझ गया बेटा, चलिए देखिए। एक हम लोग देख लेते हैं बेटा इसके बेस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कंसिडर लिया किया जा रहा है बेटा, कार्नाट इंजन ठीक टेक्स इन, ठीक, 1000 किलो ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एट 827 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला क्या जा रहा है बेटा, एक कार्नाट इंजन है वो आपका 1000 किलो मतलब 1000 किलो एनर्जी को क्या कर रहा है बेटा, ठीक है, एब्जॉर्ब करना है किसी रिजर्वायर से जिसका टेम्परेचर आपका 827 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा, ठीक। एंड एग्जॉस्ट, जो एनर्जी रिलीज करता है, एंड एग्जॉस्ट इट टू द सिंक एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच वर्क इज परफॉर्म, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। हाउ मच वर्क इज परफॉर्म एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें दो चीजें यहाँ से कैलकुलेट करनी थी बेटा, कितना वो वर्क परफॉर्म करेगा और क्या उसकी एफिशिएंसी होगी, दो चीजें हमें यहाँ से कंसीडर करनी थी, ठीक है। दो चीजें हमें यहाँ पे कंसीडरेशन है। तो कंडीशन क्या कह रहे हैं, जो कार्नाट इंजन है, जो कार्नाट इंजन है, ठीक है, वो 1000 कैलोरी एनर्जी को क्या कर रहा है, किलो कैलोरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम रिजर्वायर एट 827 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी, ठीक है। तो 1000 किलो कैलोरी यानी अगर कैलोरी में बदलोगे तो 1000 इंटू 1000 10⁻6 कैलोरी एनर्जी आपकी हो जाएगी बेटा। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10⁻6 कैलोरी आपकी एनर्जी हो जाएगी, ठीक। कह क्या रहा है, जो रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर है, उसका जो टेम्परेचर दिया गया है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे हम लोग सिंक कह लेते हैं, ठीक। तो हाउ मच वर्क इज परफॉर्म, कितना ये वर्क करेगा, वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन निकालने के लिए बेटा हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी जो वैल्यू है, ठीक, कितना Q2 की वैल्यू होगा उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। Q1 आपको दिया है, Q2 की वैल्यू को आप क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए। जब Q2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, Q1 माइनस Q2 जो होगा वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये एक तो क्वेश्चन हो गया एग्जैक्ट टू द सिंक। तो हाउ मच वर्क डन इन इट परफॉर्म, देन इस प्रोसेस में तो आपने Q1 माइनस Q2 कर लिया। दूसरा इफिशियंसी जब निकालेंगे तो इफिशियंसी की वैल्यू ईटा इक्वल टू होता है W/Q1 इंटू क्या, अगर परसेंटेज में लेंगे इंटू 100 कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं बेटा। ठीक, ये क्वेश्चन पहले हुआ तो नहीं था बेटा, कर्नाट की बात हम लोगों ने तब की थी, शायद ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, एक बार देख लेते हैं। कर्नाट हीट इंजन टेक्स, क्वेश्चन है कर्नाट हीट इंजन टेक्स 1000 किलो कैलोरी है, कैलोरी नहीं है बेटा, किलो कैलोरी ऑफ हीट। ठीक है, कितना लेते हैं बेटा, 1000 किलो कैलोरी, ठीक है, ऑफ हीट, ठीक, फ्रॉम ए रिजर्वायर एट 827 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रॉम ए रिजर्वायर एट 827 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पे बेटा, 827 डिग्री सेंटीग्रेड एट 827 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अब देखो हायर टेम्परेचर 827 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, एंड एग्जॉस्ट मतलब निकालता है, ठीक है, एंड एग्जॉस्ट इट टू ए सिंक एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एग्जॉस्ट टू द सिंक एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, देन determine work performed during this process, and efficiency of heat engine, and efficiency, ये efficiency है बेटा, efficiency of हीट इंजन, जो हीट इंजन है बेटा उसकी इफिशियंसी हमारी कितनी होगी, वो चीज भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, हमारे पास Q1 की वैल्यू दी गई है बेटा, Q2 नोन नहीं है, T1 और T2 नोन है। ठीक है, T1 और T2 हमारा नोन है, तो Q की वैल्यू जो होगी यानी Q1 की जो वैल्यू आपकी है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे हम लोगों ने रिलेशन जब निकाला था एफिशिएंसी के लिए हीट इंजन के लिए, तो देखा था 1 माइनस Q2/Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 लिखा था ना बेटा। ठीक, तो यहाँ से अगर कहा जाए 1 1 दोनों साइड से कैंसिल कर दो, निगेटिव साइन कैंसिल होगा, यानी Q2/Q1 की जो वैल्यू होती है वो T2/T1 के बराबर होता है। तो ये हीट इंजन का, कर्नाट हीट इंजन का ये भी रिलेशन का यूज होता है बेटा। ठीक है, या आप कार इस करके इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, ठीक, तो ये आएगा Q1/T1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q2/T2, ठीक, Q2 अपान क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर अगर मालूम है तो हीट की वैल्यू निकाल सकते हैं, हीट मालूम है तो टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेट करके। तो हम लोग यूज करेंगे इसका कैसे, देखो आपको Q1 की जो वैल्यू दी गई है वो दी है 1000 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी आपको दी गई है, तो 1000 का मतलब 1000 इंटू किलो कैलोरी है, तो इंटू 1000 कर देंगे तो ये इतना कैलोरी हो जाएगा। ठीक, अब दैट इज इसको लिख सकते हो 10⁶ कैलोरी। Q1 मिल गया, हमें वर्क डन निकालने के लिए हमारा क्या जरूरत पड़ेगी, Q2 की जरूरत पड़ेगी। तो Q2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास T1 और T2 दिया गया है। T1 की जो वैल्यू है, T1 की वैल्यू आपको दी गई है कितने पे, 827 प्लस 273, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, केल्विन में हमें बदलना पड़ेगा बेटा, तो ये हो गया 10, 7 2 9 1 10, 8 2 10 1 11, इतना केल्विन हो गया, 1100 केल्विन हो गया। और T2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 27 प्लस 273, दैट इज 300 केल्विन। तो T1 हो गया 1100 केल्विन, T2 हो गया 300 केल्विन।
T1 1100 केल्विन और T2 की वैल्यू कितनी हो गई 300 केल्विन के बराबर हो गई। ठीक, कंडीशन क्या हो रहा है, ये 1100 केल्विन है 300, तो हम इस रिलेशन का यूज कर लेंगे बेटा यहां से। ठीक, सिंस Q1 बाई T1 इक्वल टू होता है Q2 बाई कितना T2। Q1 की जो वैल्यू आपकी है तो हमें Q2 निकालना था, तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा T2 बाई T1 इंटू Q1। T2 की वैल्यू हमारी 300 है, T1 की वैल्यू 1100 है और Q1 की वैल्यू बेटा 10 टू पावर 6 है। 2 जीरो तो ऐसे हमारा कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं, अभी कैंसिल नहीं कर, 3/11 इंटू 10 टू पावर 6 कैलोरी। ये हो गया Q2 की वैल्यू। हमें वर्क डन अगर फाइंड करना है, अगर इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लगभग बेटा 11 टू जा, अगर या ऐसे लिख ही लेते बेटा, वैसे या तो बाद में ही आपका सिंप्लीफाई कर लिए ज़्यादा ईजियर रहेगा, अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे बेटा। तो शो वर्कडन की जो वैल्यू आप निकालेंगे तो W की वैल्यू होगी बेटा Q1 माइनस Q2। Q1 की वैल्यू 10 टू पावर 6 माइनस 3/11 इंटू 10 टू पावर 6। इसका नहीं कुछ लिखा है, इसका मतलब 1 है बेटा, 1 इंटू 10 टू पावर 6। एलसीएम लेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 11। ठीक, एलसीएम आएगा 11 बेटा, और ये हो गया 11 बन जाए 11 इंटू 10 टू पावर 6 माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 6, बचेगा यहाँ से बेटा 8 इंटू 10 टू पावर 6 अपान 11। ये W की वैल्यू हो गई। और इफिशियंसी जब हम लोग लिखते हैं बेटा, इफिशियंसी की वैल्यू जब निकालना जाता है तो इफिशियंसी इक्वल टू आप लिखते हैं W बाई Q1 इंटू, अगर परसेंटेज इफिशियंसी लेंगे तो इंटू 100 कर लेंगे, और W की वैल्यू ही आपका आता था Q1 माइनस Q2 अपान Q1 या 1 माइनस Q2 बाई Q1 करते थे, तो सीधा सीधा हम रख लेते हैं, कोई हमें वो नहीं है बेटा, यहाँ से हमने ऑलरेडी चूंकि इतना पोर्शन कैलकुलेट कर लिया है तो वहीं से निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, 8/11 इंटू, वो सॉरी एक चीज छूट गया आपका, ठीक हाँ रख दो, 10 टू पावर 6 अपान 1 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 100। ये पता 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 1 से मल्टीप्लाई के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 इंटू 100 अपान 11 हो गया बेटा। 11 से काट दो, 11 इससे काट लेते हैं, डेसिमल हो जाएगा बेटा, हो गया 80, 11 7 जा 77, 11 7 जा कितना हो गया आपका 77, बचा आपका कितना 3, 11 7 जा 77, कितना बच गया आपका बेटा 3, हो जाएगा 11 2 जा 22, बचा 8, फिर 11 7 जा 77, यानी कि 100 से गुणा करोगे तो 72.7% के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाता है। 72 पॉइंट क्या होता है 7% के आपका बराबर हो जाता है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी होती है वो इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं। इफिशियंसी परसेंटेज जो आपको मिलेगा, परसेंटेज इफिशियंसी जो होता है वो 72.7% के क्या होता है बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ से कैलकुलेट हो जाती हैं, आपकी इफिशियंसी कितनी होगी कैसे होगी, वहाँ से बेटा हमारा कैलकुलेशन हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। तो ये तो वैल्यू हमारी हो गई बेटा इफिशियंसी की। ठीक, एक बार आप 2 मिनट टाइम है देख लीजिए क्या है कैसे निकाला गया है, फिर आगे बताते हैं। हो गया बेटा, एक बार देख लीजिए फिर बाकी हम बताते हैं।
हो गया बेटा। ये होता है आपका एफिशिएंसी, कैसे हम फाइंड करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, इनमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए ठीक बेटा, एक आध क्वेश्चन करवा देते हैं क्योंकि ये टॉपिक आपका खत्म हो जा रहा है, ठीक है। फिर बाकी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, समझ गए हैं? हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ा था, एक प्रोसेस पे भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे थर्मोडायनामिक में क्या थे, प्रोसेसेस थे, उस पर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से ले लेते बेटा। क्वेश्चन लिया गया है, हाउ मच वर्क इज डन बाय एन आइडियल गैस, ठीक, इन एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली, आइसोथर्मल प्रोसेस आपका है, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर टू 20 atm टू फाइनल वॉल्यूम 24 लीटर। बोला गया है हाउ मच वर्क इज डन बाय एन आइडियल गैस इन एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली। क्वेश्चन है how much work is done in expanding an ideal gas, ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन एक्सपेंडिंग एन आइडियल गैस, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग क्या लेते हैं बेटा, आइडियल गैस आप ले रहे हो और उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, इन एक्सपेंडिंग एन आइडियल गैस आइसोथर्मली, आइसोथर्मली बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम जो लिया गया बेटा वो 3 लीटर आपको लिया गया एट 20 एटमॉस्फेयर, एट 20 atm टू, अब एक्सपेंड हो रहा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टू फाइनल वॉल्यूम 24 लीटर, टू फाइनल वॉल्यूम 24 लीटर। अब अगर एक्सपेंड हो रहा है बेटा तो जब वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है तो प्रेशर की वैल्यू हमारी घटती है, ठीक। लेकिन हमें चूंकि वॉल्यूम दिया गया है तो उस केस में हम लोग लेते हैं बेटा, देखो अपने एक फार्मूला पड़ता P1 B1 इक्वल टू P2 B2, और एक फार्मूला पड़ा PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू क्या पढ़ा होगा आपने, NRT पढ़ा होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद करिए, आपको वर्क डन का फार्मूला बताया था। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन के लिए हम लोगों ने फार्मूला लिखा था बेटा, वर्क डन जो W इक्वल टू होता था 2.303 NRT log V2 बाई V1 लिया था, ये लिया था ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग लेते थे वर्क डन की, जो वैल्यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हमारा प्रोसेस जो है बेटा आइसोथर्मल होता था तो देखो वर्क डन के लिए फार्मूला लिखा था 2.303 NRT, ठीक, log बेस 10 होता था बेटा V2 बाई V1, V2 बाई क्या हो गया बेटा, V1 हो गया। अब देखो एक टर्म आता था, चूंकि हमारे पास प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम हमें दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, NRT
कोई मोल्स तो गिवन नहीं है, तो पीबी इक्वल टू हमारा एनआरटी होता, तो यहाँ पे P1 B1 लिख लेंगे। क्या लेंगे, इनिशियल कंडीशन जो होगी वो हम उसको P1 B1 के टर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यही बराबर हमारा रिलेशन बन जाएगा 2.303। एनआरटी की जगह हो गया बेटा P1 B1, ठीक है, लॉग बेस 10 V2/V1। यहाँ पे लिख लेना सिंस पीवी इक्वल टू होता है बेटा एनआरटी। ठीक, एनआर यहाँ T1 लेंगे, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना है, T1 है, तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे रख दिया बेटा। अब P1 की वैल्यू आपको दी गई है, V1 की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पे वैल्यू अगर आप रख लीजिए, वैल्यू रख लीजिए, देखो क्या दिया गया था बेटा, 28 मास पियर दिया गया था। कितना दिया गया था, 28 मास पियर दिया गया था। और B1 की जो वैल्यू दी गई थी वो कितने लीटर दी गई थी, 3 लीटर। B1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 3 लीटर दी गई है। तो 2.30, ठीक है, 2 पॉइंट कितना हो गया, 30, ये वैल्यू हमने लिख लिया 303। तो 2.303, P1 की वैल्यू आपको दी गई 28 मास पियर बेटा, हम एटमॉस्फेयर के टर्म में ही ले रहे हैं, इनटू जो हमारा B1 है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो दिया गया था वो 3 लीटर के बराबर दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 3 लीटर, log बेस 10 है बेटा, फाइनल वॉल्यूम 24 दिया गया है बेटा, 24/3। ये हो गया 2.303 इंटू 60 log बेस 10। ये वैल्यू आएगी हमारी कितनी, 3 8 जा, तो 8 आ गया। क्या हो गया, 3 8 जा। और यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है, log 8, 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जो 8 हमारा होता है ना, 2 के पावर कितना, 2 2 जा 4 2 जा 3, 2 के पावर 3 log 2 लिख सकते हो। और log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है। log 2 की वैल्यू क्या होता है, 0.3010 होता है। ठीक है, तो वहां से वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं। वहां से जो वैल्यू होगी उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, तो अगर log 8 की वैल्यू आपको नोन है, देखो अगर नोन नहीं हुआ करे, जैसे कुछ वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, अगर नोन है आपको पहले से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और नहीं नोन है तो उस चीज को आप थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा लर्न कर लीजिए या तरीका सीख लीजिए। जैसे log 2 का एटलीस्ट सबको याद होता है यार, ये 2 के पावर 3 है, ऐसे हम समझा दे रहे हैं। देखो जैसे log 8 है बेटा, log 8 को लिख सकते हैं log 2 के पावर 3 लिख सकते हो। 3 जो पावर होता है वो क्या मल्टीप्लायर में, या 3 log 2, log 2 की वैल्यू एटलीस्ट आपको सबको याद होना चाहिए बेटा। 3 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.9030 के बराबर आता है। ठीक है, 0.30, ठीक है, किसका, 0.9030 के बराबर आता है। तो अगर आपको लर्न है सो बेटा, नहीं लर्न है तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेना बेटा। तो इसमें आप चाहे मल्टीप्लाई कर लो, 0 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 1 13। डेसिमल आपका 3 डिजिट पे है, यहाँ पे लगा दिया बेटा हमारा। ठीक है, और लॉग इसकी जो वैल्यू आपकी हो गई, हमने पहले ही आपको डिटरमाइन के लिए 0.9030। ठीक, तो ये वैल्यू आपका यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो मल्टीप्लिकेशन पे आएगा वो वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन इसको, ठीक, तो ये तो वैल्यू हमारी जो आएगी, ये जो वैल्यू हमारी आ रही है, क्योंकि प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में दिया गया है, मालूम हमारा ये कंडीशन आपकी है, तो उस टर्म में हमारा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं उसी को। अगर जूल अगर हम कन्वर्ट करना है तो फिर हम इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो 1 एटमॉस्फेयर होता है बेटा, उसकी वैल्यू जब हम लोग लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो वो वैल्यू हमारी 1.01 इंटू 10 क्या 5 के बराबर होता है। तो वहाँ से कन्वर्ट करके इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। अगर आपको उसमें जीन में कन्वर्ट करना होगा तो 1.01 इंटू 10 क्या 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, वैल्यू हमारी जूल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन का हमारा मेथड होता है, क्या होगा कैसे होगा, वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक, तो ये तो केस आपका हो गया, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करना आपका काम है बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जूल में कन्वर्ट करने को 1.01 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू हमारी मिल जाती है वहाँ से। चलिए, ये तो एक हमारा हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा, इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और हम लोग कर ले बेटा।
देख लीजिए इसको आप, तो फिर हम दूसरा देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है हमारा। ये आ गया, समझ में आ गया बेटा? ठीक, तो हो गया बेटा, देख लिया? चलिए क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बट बाकी कल करेंगे। तो प्रॉब्लम इसमें वायर डिस्टर्ब हो जाता है। क्वेश्चन है बेटा, एन आइडियल गैस एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई आइडियल गैस है, उसका प्रेशर उस समय 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, कंप्रेस कर रहे हैं बेटा, लेकिन एडियाबेटिकली मतलब हीट कोई ना तो दे रहे हैं ना तो ले रहे हैं बेटा, ठीक। अनटिल इट्स प्रेशर बिकम्स 8 टाइम, प्रेशर जो है पहले का 8 टाइम हो जाता है, 8 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर, देन द फाइनल टेम्परेचर विल बी। गामा की वैल्यू आपको 3/2 दिया गया है, ठीक है। बोला गया है एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर an ideal gas at a pressure 1 atmosphere at a pressure 1 atmosphere, ठीक है। और उसका जो प्रेशर है, एन आइडियल गैस दिया गया एट ए प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू हमारी कितनी है 1, एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली बेटा। इसको एडियाबेटिकली हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं एडियाबेटिकली। अंटिल इट्स प्रेशर बिकम्स 8 टाइम, अंटिल मतलब तब तक, अंटिल का मतलब तब तक बेटा, अंटिल इट्स प्रेशर बिकम्स 8 टाइम्स। इसका जो प्रेशर आपका जब तक 8 गुना नहीं हो जाता है, इट्स प्रेशर बिकम्स 8 टाइम्स, ठीक है। प्रेशर बिकम्स 8 टाइम ऑफ इनिशियल प्रेशर, ऑफ इनिशियल
प्रेशर आपको फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू बेटा, ठीक है। देन द फाइनल टेम्परेचर, देन डिटरमाइन फाइनल टेम्परेचर। आपको फाइनल टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हमें डिटरमाइन करना है। देन डिटरमाइन फाइनल टेम्परेचर इफ गामा इक्वल टू, गामा की जो वैल्यू यहाँ दी गई बेटा 3/2 दिया गया है। गामा की जो गिवन वैल्यू है 3/2 के क्या है आपका बराबर है, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था बेटा, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आपको निकालनी थी। इनिशियल 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर हमें क्या करना था, निकालना था। तो इस केस में जब हम लोग निकालेंगे तो एक अपने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। T2/T1 इक्वल टू P1/P2 के पावर गामा-1 अपान गामा, उसी फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है। तो फार्मूला आपका होता था यूजिंग रिलेशन T2/T1, हमने टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन कल बताया था बेटा। T2/T1 इक्वल टू, ठीक है, T2/T1 इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा-1 अपान गामा, P2/P1 के पावर गामा-1 अपान गामा, ठीक है। गामा-1 अपान क्या हो गया बेटा, हमारा गामा के बराबर हो गया। अब कंडीशन क्या हो रहा है, T2/T1 की वैल्यू निकालना, पहले हम रिलेट कर लेते हैं बेटा क्या होगा। तो T2/T1 इक्वल टू P2, प्रेशर पहले का 8 टाइम हो जा रहा है, कितना हो रहा है 8 टाइम हो रहा है, तो 8 अपान इनिशियल मान लो 1 है, ठीक है। और गामा की वैल्यू 3/2 है बेटा, 3/2 -1 अपान 3/2। देखो ऊपर बचेगा बेटा 1/2 अपान 3/2, तो बचेगा 1/3। तो नेट पावर हो जाएगा T2 अपान T1 इक्वल टू 8 के पावर 1/3। अरे भाई देखो ये 3/2 -1 बचा 1/2, और ये 3/2 2 नीचे डिवाइड कैंसिल हो गया, बचा 1/3। और 1/3 का मतलब होता है बेटा क्यूब रूट, इसी का मतलब होता है ये क्यूब रूट 8। और जब इसका क्यूब रूट लेते हैं ना, 8 का क्यूब रूट होता है बेटा 2। तो ये हो जाएगा T2/T1 की जो वैल्यू आएगी ये 2 के बराबर आएगी, यानी T2 की वैल्यू हो गया 2 इंटू T1। और T1 की वैल्यू आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 27 मत लिखना यार, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। और जब एग्जाम में आएगा ना तो 27 पे भी एक आपका ऑप्शन रहता है, 27 पे भी आपका एक ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये 27 + 273, हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो ये होगा 300 2 + 600, लेकिन आंसर ये नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। आपको आंसर में 600 केल्विन भी नहीं आपको आंसर है, आपको फिर डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना पड़ेगा। तो 600 केल्विन, आर आप लिखेंगे T2 इक्वल टू 600 - 273, फिर आपका आएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने गलती से बेटा, गलती से यहाँ पे 27 करेंगे तो आएगा 54, और 54 में जो है आपका 54 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ऑप्शन आपको वो भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो गलत होगा। जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ था बेटा परसों, ठीक है, यानी 12th को, वहां पे क्वेश्चन आपको दिया गया था, आपने LCR सर्किट पढ़ा होगा, सीरीज LCR सर्किट में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन उन्होंने दिया था, और मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ होगा, जबकि जानते बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ ऐसी चीज दे दी जाती है कि जानते हम हैं, लेकिन वहां पे हम लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं, अगर आपने LCR सर्किट पढ़ा हो सकता है कुछ जो लोग पढ़े होंगे, ठीक है, सीरीज LCR सर्किट में ऐसे होता है बेटा, हम आपका एक यहाँ का क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये LCR सर्किट है, इसे इंडक्टेंस कहते हैं, इसे कैपेसिटेंस कहते हैं, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, समझने के लिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ पे T की वैल्यू 27 रख दिया तो वैल्यू 54 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, और जबकि एक ऑप्शन में भी 54 रहेगा, एक ऑप्शन में भी आपको 54 रहेगा, और वो आपका गलत होगा। आंसर कितना आ रहा है देखो 327, कहाँ आप निकाल के बैठे हो 54। तो जब भी यहाँ से क्वेश्चन आप करेंगे तो पहले उसको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन करिएगा, तब जाके आपका आंसर सही मैच करेगा। नहीं तो आप करके आओ कि हम तो सही किए हैं और वो माइनस में हो जाएगा। तो यही कंडीशन आपका इस क्वेश्चन का था जो अभी आपका नीट 221 में पूछा गया है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने आता हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं आ नहीं रहा होगा, आता हुआ भी गलती कर दिया होगा, ठीक। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, इसकी वैल्यू एल की वैल्यू बेटा जो लोग दिए होंगे जानते होंगे 40 दिया था, इसके VL यहाँ पे आपको जो सर्किट दिया गया है, ठीक, ये इसमें करंट की वैल्यू
दी गई थी। यहाँ VL की वैल्यू 40 वोल्ट दिया गया था बेटा, और VC की वैल्यू 10 वोल्ट दिया गया था, VR की वैल्यू 40 वोल्ट दिया गया था। ठीक, यहाँ से जो करंट है बोला गया है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। क्वेश्चन में क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है बेटा, अभी आया हुआ, और मैक्सिमम लोगों ने गलत किया, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया, जबकि जो है करने के लिए बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट पता है फिर भी गलती कर दी। गलती क्या किया वो बताते हैं आपको बेटा। देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज 10√2 एम्पियर। फाइंड करना था, फाइंड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। इम्पीडेंस को जेड से दिखाते हैं बेटा, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट यहाँ से निकालना था, ये क्वेश्चन आपका था। ठीक, आप पेपर लेके किसी से देख लीजिएगा, या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। कंडीशन क्या होगा बेटा, हम लोग जो यहाँ पे पोटेंशियल होता है पूरा, जो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल लॉस होता है, ठीक है, इन सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट में जो होता है V की वैल्यू होती है √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर होता है। जो लोग पढ़े होंगे बेटा जान रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से VR की वैल्यू जो है आपको 40 वोल्ट दिया गया है, 40 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होगा बेटा 1600, और ये बचेगा हमारा 30, 40 माइनस 10 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, दैट इज √2500, और इसका अंडर रूट करेंगे तो वोल्टेज हमारा आ रहा 50 वोल्ट बेटा। कितना आ रहा 50 वोल्ट। आपको एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट दिया गया है 10√2, और हमारा फार्मूला होता है बेटा I बराबर हम लोग लिखते हैं V/Z। जेड यहाँ पे क्या इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कहलाता है। जब आप सर्किट LCR सर्किट CR कोई भी कंबाइंड सर्किट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस ना बोल के इम्पीडेंस टर्म यूज करते हैं कंबाइंड सर्किट के लिए, तो वो होता है जेड से रिप्रेजेंट करता है उसके इम्पीडेंस को। ठीक, I = V/Z होता है। अब देखो गलती लोगों ने क्या किया, जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी, Z = V/I होगा बेटा। ये जो I हम लेते हैं ना, जो सर्किट में फ्लो होती है वो RMS करंट होता है, जिसे हम AC सप्लाई कहते हैं। AC सप्लाई होती है वो हमारी RMS वैल्यू होती है। बट यहाँ क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट दिया गया था। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब देखो, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत AC का इस तरह से हमारा क्या होता है, फ्लो होता है। करंट की या पोटेंशियल की वैल्यू हमारी टाइम के साथ चेंज होती रहती है, और ये जो पीक वैल्यू आपका होता है करंट या वोल्टेज का, इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे आप, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड की यहाँ जो वैल्यू आपको दी गई है ये 10√2 दिया गया है, और आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा I RMS की जो वैल्यू होती है इसी को हम लोग I0 कहते हैं बेटा। तो ये I0/√2 होता है, तो ये आएगा 10√2/√2, दैट इज आएगा बेटा 10 एम्पियर। क्या आएगा आपका, 10 एम्पियर आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी V/I, B की वैल्यू 50 हमने कैलकुलेट किया है, और I की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 10√2 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 10 एम्पियर रखेंगे, और ये कट जाएगा बेटा 5 हमारा आ गया ओम। तो जो इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई वो 5 ओम के क्या आ गई, बराबर आ गई बेटा। ठीक, जबकि ऑप्शन में आपको 5/√2, जैसे अगर यहाँ पे आपका I की वैल्यू 10/√2 रख देते तो ये वैल्यू 5/√2 आती, ऑप्शन नंबर दिया गया था उसमें। ठीक, और मैक्सिमम लोग जानते हुए भी ये क्वेश्चन गलत कर डाले। गलत इसीलिए कर लिया कि उन्होंने इस चीज को, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को नहीं ध्यान दिया, सीधे उसे I को जगह पे पुट कर दिया, और जबकि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है, I0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है। ठीक है, और वहां से जब RMS वैल्यू यानी AC सप्लाई आप निकालेंगे, AC सप्लाई जो AC करंट होता है हमारा RMS वैल्यू होता है, और यहाँ फार्मूले में हमारा AC करंट लिया जाता है, RMS वैल्यू ली जाती है। तो RMS वैल्यू 10 आ रही है, आंसर आपका 5 ओम आना चाहिए था, जबकि बहुत सारे लोगों ने 5/√2। और अच्छे अच्छे स्कॉलर जो हैं, जो आपको कहाँ क्या जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनकी बात है, जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं, अपने जो स्टूडेंट हैं उसमें से कई आपके जो MBBS निकालेंगे, ठीक है, उनकी कंडीशन उन्होंने भी गलत कर दिया है। ठीक है, जो MBBS में इस बार जिनका 625 जो है, जिनके मार्क्स आ रहे हैं 26 24 मार्क्स आ रहे हैं, उनकी ये कंडीशन है। तो गलतियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं वो जानता नहीं था बच्चे, वो बच्चे जानते थे, लेकिन जल्दीबाजी में उन्होंने यहाँ पे केयर नहीं किया और रिजल्ट
5/√2 करके आ गए। जबकि ऐसे ही सेम यहाँ पे होता, अगर आप टेम्परेचर को केयर नहीं करेंगे, आप 27 रखेंगे तो यहाँ पे आंसर आपको 54 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, जबकि आ क्या रहेगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, ये अच्छे क्वेश्चन का है, इस बार के नीट के अच्छे क्वेश्चनों में इसकी पोजीशन है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ पूछा जाता है, टफ नहीं पूछा जाता, बट जानना चाहता है वो क्या, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। कॉन्सेप्ट है कि ऐसे हवा हवा में पढ़ रहे हो। तो पिछले साल का जो पेपर था 2020 में, वहां पे बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन बनाए गए थे, मतलब आसान बना दिए गए थे। तो जो बच्चे आप जनरल पढ़ लिए थे उनका भी, अगर ठीक ठाक से उन्होंने सिलेबस को पढ़ा था तो उनके भी सिलेक्शन हो गए थे। लेकिन इस बार बेटा थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन एनालाइज किया गया, इसलिए खाली खाली हवा में नहीं पढ़िए, थोड़ा सा डीपली पढ़िए, कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपका सिलेक्शन होना, ठीक है, इजियर है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कॉन्सेप्ट आप नहीं जान रहे हो, खाली खाली ऊपर से पढ़ लेते तो उससे बेटा सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए अभी आपके पास, अब इस बार जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो तो दिया, लेकिन अब आपका एग्जाम के लिए नेक्स्ट ईयर होना है, तो अभी से आप थोड़ा सिंसियर हो जाइए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वो सारी चीज़ बता दी जाएंगी बेटा, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ डिस्कस की जाएंगी। बट इसके लिए आपको प्रिपेयर करना, घर पे जाके क्वेश्चन अप्लाई करना, वो सारा काम आपका है। क्लास में हम देखो हर कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हम करा देते हैं, लेकिन ये नहीं पॉसिबल है कि हर कॉन्सेप्ट पे हम 10 क्वेश्चन क्लास में बैठ के करवाएंगे आपको। ठीक है, अगर इतना करना हो ना 3 साल आपको लगेगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल आपका नहीं हो पाता बेटा कि क्लास में सारे पे हम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट पे कराएं। हाँ, हर कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चन हम उस टाइप का जो पूछे जाते हैं हम करवा देंगे, बट बाकी करना वो आपका काम है। तो इसलिए जो लोग बुक्स नहीं लिए हैं बेटा, ठीक है, फॉर फ्यूचर वो लोग ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, और बुक से जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, जो टॉपिक डिस्कस होता है हर सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं मैं फिजिक्स का केवल बोल रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई केमिस्ट्री से पढ़ा होंगे, बायो पढ़ा रहे होंगे, तो जो भी क्लासेस चल रही हैं जिस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, सेम उस दिन का उसी टॉपिक का, उस टॉपिक का आपका क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करिए, अगर सिलेक्शन चाहिए ईमानदारी से। ठीक है, अदरवाइज टाइम पास के लिए तो सालों साल लगते हैं। ठीक, और अगर जो भी बच्चा ईमानदारी से पढ़ लेता है, ठीक है, अगर 12th तक आपका परफेक्ट है तो उसके लिए 1 साल सफिशियंट होता है। लेकिन अगर 12th बाबू ऐसे ही पास हो गए, वैसे कोरोना टाइम था ही, जान ही रहे हो कितना कौन पढ़ा है, तो उस कंडीशन में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपको नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट क्या एग्जाम के लिए पूरा एक सेशन बचा हुआ है, तो ईमानदारी से लग जाइए, अगले साल डॉक्टर बन जाएंगे, और नहीं लगेंगे तो फिर सालों साल लगते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा, आज यहीं तक। ठीक है, ओके बेटा।